मतलब ये आप समझिए हर एक कोर्ट में पब्लिक तो और हमने वो हाई कोर्ट में डाला, दिल्ली हाई कोर्ट में। तो हमने सुबह ही जो वो अनाथ बच्चे थे ना 25-30 बुला लिए और उन बच्चों को ना वकीलों की सीटों पे बैठा दिया, खाली सीटों में बैठ गए। कोर्ट शुरू हुई। कोर्ट में हमने बताया कि साहब देखिए ये बच्चे हैं और इनका तो दाखिला ही नहीं हो सकता क्योंकि इस कानून में लिखा है कि माता पिता एफिडेविट देंगे, माता पिता है ही नहीं इनके, तो एफिडेविट कौन देगा। तो कोर्ट को लगाया, हाँ बात तो ठीक है। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है वो 10 दिन के बाद की डेट दी, कहा कि वो खुद पेश होगा और एक्सप्लेन करेगा कि ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद जब वो केस आया फिर वही नजारा था, बच्चे फिर मैंने बैठा दिए सुबह लाके कोर्ट के अंदर है। तो एक अलग सा नजारा हो जाता है वहां पे ना। तो वो रूटीन वाले केस की तरह नहीं होता, कुछ थोड़ा सा अलग से दिखता है वो है। तो जैसे ही हमारा नंबर आया केस का, तो जो सीनियर जज था जस्टिस अरुण कुमार, उसने कहा कि कहाँ है, वेयर इज डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, कहाँ है। मैंने कहा सर मैं इधर, कम इधर आओ। तो थोड़ा अपने पास बुला लिया और फिर उस जज ने ये कहा उनसे कि देखो मैं अपने आप को ना एक स्ट्रीट चाइल्ड अपने आप को पोज किया। उन्होंने कहा कि देखो मैं एक सड़क में बच्चा हूं मैं, और मुझे बताओ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अच्छा पहला सवाल उन्होंने पूछा कि ये बताओ कि मेरा राइट टू एजुकेशन है या नहीं है, ये बताओ। सर यस सर, आपका भी राइट ऑफ एजुकेशन है, लेकिन मुझे बताओ कि मैं कैसे लूंगा एडमिशन, मेरा तो कोई एफिडेविट देने वाला नहीं है। तो कहने लगा सर ऐसा होता है, देखो कोई ना कोई तो लेके आता है ना बच्चे को, तो जो लेके आता है वो दे दे। तो जज साहब ने कहा अच्छा ठीक है ओके, आप ऐसे करो एक बच्चा इसमें से ले लो आप, और आप अपना एफिडेविट दो। ऐसे जब कहा तो उसके तो रुमाल निकाल के पसीने पूजने लगा वो तो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। तो जज ने कहा कि अगली तारीख 1 महीने की लगाई उन्होंने शायद लगभग, कहा कि मुझे सोल्यूशन चाहिए। और उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने तुरंत एक ऑर्डर निकाला जिसमें उन्होंने लिखा कि कोई भी बच्चा इस तरीके का अनाथ डेस्टिट्यूट, वो सीधा स्कूल जाएगा उसमें दाखिला लेना है, और जो हेड ऑफ द स्कूल है वो उसको दाखिला देगा सीधा, कोई चक्कर नहीं बीच में। और अगर उसको कोई डाउट है उसके ऊपर के बारे में तो वो सिविल सर्जन को भेजेगा, उसको रेफर करेगा कि वो उसका ओसिफिकेशन टेस्ट करके देखेगी ऊपर क्या है। वैसा केस हुआ नहीं कहीं कि डॉक्टर को भेजना पड़ा, सिविल सर्जन को। तो बहुत सारे बच्चों का जो वो पैसे देके अटेस्ट कराना करते थे वो, और एक गलत काम होता था वो खत्म हो गया। और सारे मतलब बहुत लोगों को फायदा हुआ उससे। तो उससे देखो एक तरीके से आपने ना नॉर्मली कानून, कोर्ट एक कानून नहीं बदल सकती, लेकिन कई एक्शंस ऐसे होते हैं कि कानून में ही बदलाव आ जाता है। अब ये एक तरीके से कानून में ही बदलाव आ गया ना, जिसका अभी तक अधिकार नहीं था जिस बच्चे का, एक तरीके से उस कानून के हिसाब से उसमें जो लगा रखा था, पच्चड़ लगा रखी थी, उसकी वजह से तो वो उसका रास्ता खुल गया है। एक और केस अभी अंकित भी आपको इंडिकेट कर रहा था ना, कहीं वो उसको लोग बोलते थे इम्पॉसिबल, मतलब मैं आपको 1000 भी केस बता देता हूँ। लेकिन एक और जो इंटरेस्टिंग मैटर है आपकी जानकारी के लिए भी, कि दिल्ली के अंदर बहुत सारे सोसाइटीज को गवर्नमेंट ने बहुत सस्ती जमीनें दी हुई थी, बहुत सस्ती। 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में 2-2 हज़ार रुपये एकड़ जमीन दी हुई थी स्कूल बनाने के लिए। और उसमें एक कंडीशन थी कि आप जो गरीब के बच्चे हैं उनको 25% गरीब के बच्चे आप फ्री एजुकेशन देंगे। लेकिन अब बड़े बड़े स्कूलों की बात कर रहा हूँ, DPS वगैरह, इस तरीके के बड़े लैंड तो उन्हीं को मिलेगी ना, छोटे मोटे आदमी को थोड़ी मिलेगी। तो सारे बड़े स्कूल पिछले 40 साल से किसी को दे ही नहीं रहे। कभी कभी असेंबली में या पार्लियामेंट में सवाल उठता था, बट उठा, फिर जवाब हुआ, बात खत्म हो गई।
2002 में मेरे पास एक लिस्ट आ गई 265 सोसाइटीज की, और एक सैंपल अलॉटमेंट लेटर आ गया जिसमें लिखा था कि 25% देना है। कितनी जमीन दी, कितने रुपए में दी, वो लिस्ट मिलते ही मैंने हाई कोर्ट में ना एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल कर दिया। मैंने कहा ये इनकी जिम्मेदारी है कि ये 25% बच्चों को फ्री एजुकेशन दे, और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको मॉनिटर करे, और दोनों ही काम नहीं हो रहे। तो कोर्ट ने जो है 2004 में 10 जनवरी 2004 में पहला ऑर्डर पास किया, और ये कहा कि दिल्ली सरकार को कि आप देखो कि जो स्कूल ये इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ मतलब ना एक्शन लिया जाए। एक्शन क्या हो सकता है कि जो उनको जमीनें दी है वापस छीन लो उनसे, ये एक्शन लो उनके ऊपर। तो वहां से शुरू हुआ, और गवर्नमेंट बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन हमने गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर कोर्ट के थ्रू डलवाया, और मीडिया ने भी दबा के प्रेशर क्रिएट किया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 2004 और 5 के ही एकेडमिक सेशन से दिल्ली के अंदर पहली बार प्राइवेट स्कूल के अंदर एडमिशन शुरू हुए गरीब बच्चों के। ये बहुत बड़ी मतलब आप उपलब्धि मानेंगे नहीं मानेंगे इसको? जो मुझे अक्सर लोग बोलते थे कि ये इम्पॉसिबल है, एक प्राइवेट अस्पताल में गरीब मुफ्त इलाज ले ले, और एक प्राइवेट स्कूल के अंदर गरीब का बच्चा जो है वो मुफ्त पढ़ाई कर ले, इम्पॉसिबल। इसको अक्सर मुझे लोग बोलते थे, लेकिन मैंने अपने केस से, अपने काम से ये दिखा दिया कि ये इतना पॉसिबल है कि कोई भी दूसरा ऑर्डिनरी काम जो पॉसिबल है वैसे ही ये भी पॉसिबल। और उसमें बहुत शुरू में दिक्कत आई। उन बच्चों को ये क्या करते थे, क्या आप बात कर रहे हैं बैठे हुए, उन बच्चों को क्या करते थे, दूसरे बच्चों के पीछे बैठा देते थे, उनको अलग से ड्रेस दे देते थे, उनके जो बैज होता था उसके ऊपर WW टाइप का लिख देते थे। बहुत सारे स्कूल क्या करते थे, जब अपना स्कूल खत्म हो जाता था तो आफ्टर स्कूल आवर्स उन बच्चों को पढ़ाते थे। तो और हमने एक एक चीज का विरोध किया, सड़क पे भी विरोध किया, उन स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन तक भी किए, कोर्ट में उनके खिलाफ कंटेम्प्ट नोटिस इशू करे, अखबारों में उनकी खूब बेइज्जती कराई। उसका नतीजा ये हुआ धीरे धीरे, अभी भी इक्का दुक्का कहीं कोई कुछ होता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद ये सब जो बकवासबाजी थी ना कि ये पॉसिबल नहीं होगा, उनकी सारी चीजें खत्म हो गई। और एक बहुत अच्छा सारी चीजें मतलब ना ये खत्म हो गई। तो आज उसका असर ये हुआ अल्टीमेटली कि फिर अगले सालों में भी हमें काफी लड़ाई करनी पड़ी शुरू में, लेकिन हम शुरू से हमारा एटीट्यूड, हमारा समझ ये रहता है हमेशा, और आपके लिए भी मैं बता रहा हूँ ये बात कि हम परमानेंट नहीं है इसके अंदर, हम कंड्यूट पाइप की तरह है, बीच में कनेक्शन, टेम्परेरी कनेक्शन है ये। अल्टीमेटली जब ये सिस्टम काम करने लगा हम गुम होना चाहते हैं। तो हमने शुरू में खुद एफर्ट कर करके बच्चों के खूब एडमिशन कराए, दवा के कैंप लगाए, ये किया वो किया, मतलब जितना दिन रात हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, हम चाहते भी थे, उसके बाद क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर था, मुझे बताओ कि गरीब आदमी को अगर उसके अपने बच्चे को एक DPS के अंदर फ्री एजुकेशन मिल जाए तो मुझे तो लगता है कि शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा लॉटरी है, वो सबसे बड़ा लॉटरी है? और ये सही में देखने में भी मिल रही थी लॉटरी। मैं आपको बताऊं एक बार क्या हुआ, आप लोग प्लीज बात मत करो, है नहीं तो सेंसिटिविटी होनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक पेरेंट मेरे पास आया और वो कहने लगा जी प्रोस्पेक्टस जो है ना वो 500 रुपए का प्रोस्पेक्टस दे रहे हैं, बच्चे का फॉर्म जो है ना 50। तो मैंने कहा मैं आपके 500 रुपए वापस कराता हूँ। नहीं 500 रुपए तो मैं दे सकता हूँ ऐसे मतलब। तो वो उसके बच्चे के दाखिले से इतना खुश था कि उसको लग रहा था 500 रुपए तो कोई चीज ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। अभी हम लोगों ने क्या सोचा है कि जब ये कानून नहीं था तो हमारे पास एक ऑप्शन था कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हम जाए, PIL फाइल करें। लेकिन अब जो कानून में अंदर ये आ गया है तो अब हम क्या करते हैं, हम कई सालों से पेरेंट्स को कह रहे थे कि आप लोग जो है ना, जो नजदीक में अदालत है उसमें ही केस कर दो, दीवानी केस कर दो। अब आप कर सकते हो कि मेरे स्कूल में मेरा बच्चा जो है फलाने स्कूल में पढ़ता है और स्कूल में जो है टीचर ही नहीं है, पानी नहीं है,
ये नहीं है, वो नहीं, जो भी कानून के अंदर जो सरकार की जिम्मेदारी है कि ये चीजें होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप केस कर सकते हो। तो हम काफी सालों से लोगों को कह रहे थे, लेकिन कोई आगे आ नहीं रहा था, या हम आने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली में उनको कोई मोटिवेट करना, उनको थोड़ा सा सपोर्ट करना, उसमें खर्चा भी इन्वॉल्व नहीं था ज़्यादा, उसमें कोई ऐसा नहीं है, वकील की भी ज़्यादा जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं हो पा रहा था। लेकिन आखिरकार फिर एक केस हमने दिसंबर 2021 के अंदर झिरका तहसील डिस्ट्रिक्ट नू हरियाणा में एक डलवाया, और वो हिंदुस्तान का पहला केस था जहां पेरेंट स्कूल पे गया, उसमें कोर्ट में गया और उसने कहा कि मेरी लड़की 7वीं क्लास में पढ़ती है फरारी गवर्नमेंट स्कूल में, और वहाँ पे 6ठी से 8वीं तक के जो बच्चे 130 हैं, लेकिन टीचर एक है, और कानून के हिसाब से 5 टीचर होने चाहिए कम से कम। तो कोर्ट ने जब चीफ सेक्रेटरी को नोटिस इशू किया तो काफ़ी मतलब पूरे इलाके के अंदर जो एक तहलका सा मचा। तो वो पहला केस था हिंदुस्तान का, और काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने भी उसको एक कैरी किया। अभी जो हमारा मकसद है वो ये है कि हर पेरेंट, हर एक पेरेंट जिसके बच्चा स्कूल में जाता है सरकारी स्कूल में और उसको सुविधा नहीं मिलती, वो जो है कोर्ट में जाए, और उसको सपोर्ट सिस्टम करने के लिए हम लोगों का एक रोल हो सकता है। उसमें जरूरी नहीं है कि आपका जो स्कूल का टाइम हो या कॉलेज का टाइम हो, वहां जाओ, उसके बाद भी आप जा सकते हो। यहाँ आ जाओ, मेरे पास इधर आ जाओ, कुर्सी इधर आप जा सकते हो। तो अगर मेरा अंदाजा, मेरा समझ ये है कि जो चीज इतने सालों से भी नहीं हो पा रही थी, तो इतनी कोशिश करने के बाद भी क्या चीज नहीं हो रही थी? क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन, और क्वालिटी एजुकेशन के जो हालात हैं, जो हालात होंगे तब भी क्वालिटी एजुकेशन होगा। तो अगर आपको यहाँ बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो आप क्या मेरे को सुनोगे और क्या पढ़ोगे यहाँ पे? कितनी देर खड़े होकर आप सुन सकते हो? तो एक एटमॉस्फेयर चाहिए ना आपको। तो मेरी अपनी समझ ये है कि अगर पेरेंट्स देश के हर एक हिस्से में इस तरीके के केसेस डालते हैं, उसमें उसको बोलते हैं सूट फॉर मैंडेटरी इंजेक्शन, उसमें कोर्ट डायरेक्शन देती है सरकार को कि आप ये पानी उपलब्ध कराइए, टॉयलेट उपलब्ध कराइए, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता। 25-30 रुपए का टिकट लगता है कोर्ट का, या टाइपिंग वाइपिंग का खर्चा था, ये सब लोग बियर कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो ना कि वकील साहब को 50,000 रुपये फीस देनी है, तो फिर तो पसीने छूट जाएंगे, तो वो भी नहीं है। तो सिंपल पिटीशन फाइल करके, और वो पेरेंट खुद खड़ा हो जाए कोर्ट से, बस कोर्ट अपने आप देख लेगी, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है आगे। तो अगर इस तरीके से हमारा समझ ये है कि अगर हम ये व्यवस्था बदलना चाहते हैं, जो बदली जा सकती है, और इस तरीके से अगर हम कोर्टों में केस डालते हैं पूरे देश के अंदर, तो 6 महीने के अंदर, मैं कह रहा हूँ, मैं 6 महीने में हम देखेंगे कि बहुत कुछ बदल गया, बहुत कुछ बदल गया है। तो इसलिए इसके अंदर जो है ना वॉलंटियरिंग करने की जरूरत है, लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को समझाना है, लोगों को ड्राफ्ट करने के लिए वो करना है। और उसके लिए क्या है कि एक हमारे यहाँ कानून में एक चीज लिखी है कि इस तरीके के दावे डालने के लिए आमतौर पर आपको 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है सरकार को, एडवांस 2 महीने का नोटिस देना पड़ता है कि उसको कानूनी लीगल नोटिस बोलते हैं। और लीगल नोटिस जरूरी नहीं है वकील दे, जो पेरेंट है वो भी साइन करके दे सकता है, वो भी लीगल नोटिस है। तो 2 महीने का लीगल नोटिस होता है, सेक्शन 80 CPC बोलते हैं उसको। तो अभी हमने आपके बिहार में ही मैंने आने से पहले ही यहाँ पे एक हमारे फादर हैं, एक पेरेंट हैं, उनकी दो बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, 2 बच्चे एक स्कूल में पढ़ते हैं, और वहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मेरे को डिटेल दी पहले, फिर मेरे को वीडियो बना के भेजा, फिर मैंने उनके साथ डिस्कस करके पूरी डिटेल लेकर अभी फरवरी के अंदर ही 25-26 फरवरी को लगभग, मुझे याद से आसपास, आपके चीफ सेक्रेटरी को मैंने लीगल नोटिस भेजा है कि 2 महीने के अंदर ये व्यवस्था उन स्कूलों में की जाए, नहीं तो हम आपके खिलाफ केस करें। तो एक लीगल नोटिस लोगों को साइन करा के भेजनी है, ईमेल से चला जाता है, ईमेल में पैसे भी नहीं लगते, और 1 मिनट सेकेंड के अंदर चला जाता है ना। तो आप ऐसा तैयार करा के, और उसको हिंदी में भी, आज हम जिस जगह जा रहे हैं शायद वो उन्होंने उसको इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर दिया,
और आज मेरे ख्याल से वहाँ जाके हम कोशिश करेंगे कि 40-50 पेरेंट्स से इस तरीके के नोटिस आज साइन करा के शाम तक या कल तक भिजवा दें सरकार को। तो पहले तो हमें ये है कि अगर हम ये अभियान चलाएं कि इस तरीके के नोटिस जाए, तो मुझे लगता है कि शायद नोटिस से ही हड़बड़ा जाए सरकार कि यार ये क्या है, ये 10,000 नोटिस आ गए, ये तो है। इसका मतलब 10,000 नोटिस का क्या मतलब, इंडिकेशन है ना कि कल कोर्ट में जाना है। 10,000 केस सरकार के खिलाफ है, तो बुखार जो सिम्टम्स जो है ना वो अभी से मतलब दिखने लगेंगे। तो सरकार जो है ना उसमें मदद करेगी। ये हमारा एक पॉइंट का काम है। मुझे लगता है और बहुत सारी चीजें हम लोग डिस्कस नहीं कर पाएंगे इस पर, लेकिन अगर आप लोग ये सहमति करें कि आप लोग इसके अंदर अपना वॉलंटियरिंग करके एक टारगेटेड, हम ये जो बैठा हुआ ग्रुप है ना इसको एक ग्रुप ही बना लेते हैं और इसको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी सबको डाल लेते हैं। अगर सब लोग रजामंद हो, क्योंकि ये तो वॉलंटरी वर्क है ना, अगर दिल और दिमाग में इरादे हैं बुलंद तभी करोगे ना, अगर इरादे हैं ही नहीं तो फिर क्या करोगे, फिर तो कुछ होगा नहीं। तो अगर हम सब लोगों के मन में इरादे हैं और होने भी चाहिए नौजवान, और आपको एक चीज बताता हूँ, जब आप कुछ करेंगे ना तो आप जब कुछ बदलेंगे, किसी के लिए कुछ करेंगे, चीजें बदलेंगी तो आप भी बदलेंगे, आपको भी फायदा होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई फायदा नहीं होगा। अब सपोज करो आप किसी पेरेंट्स को मोबिलाइज करते हो, उनके लेटर्स लिखवाते हो, आपकी नॉलेज भी तो बढ़ेगी ना, है आपकी भी तो नॉलेज बढ़ेगी। देखो लीगल नोटिस ऐसे होता है, इस तरीके से होता है? और एक समाज को अच्छा बनाने के लिए वो एक दिशा है ना। कैसे बनेगी अगर सारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, सारे बच्चे हमारे अच्छी एजुकेशन नहीं लेंगे, ये देश कभी तरक्की कर सकता है? हम एक भी देश में एक भी बच्चे को छोड़ नहीं सकते। आपको पता 3 करोड़ के करीब लगभग विकलांग बच्चे हैं। मुझे नहीं पता आपकी फैमिलीज में कोई विकलांग है या नहीं है? और लगभग सारे स्कूल नहीं जाते, कोई भी स्कूल नहीं जाते क्योंकि सुविधाएं नहीं है। विकलांग बच्चों को जो सुविधा, ब्लाइंड है अगर या मेंटली रिटार्डेड है? तो उस बच्चे को या उसको व्हील चेयर वगैरह चाहिए या सड़क ठीक चाहिए। स्कूल में भी अभी हम कल जब स्कूल में गए थे तो जो टॉयलेट था उसका वो ऐसे उसका वो था रास्ता, उसको तो अच्छा आदमी नॉर्मल नहीं चढ़ सकता, तो विकलांग कहाँ से चढ़ेगा? है तो देश में 3 करोड़ बच्चे जो हैं आज विकलांग स्कूल से बाहर है क्या? और कानून हमारा कह रहा है उनका भी दूसरे बच्चों की तरह हक है। एक और बात बताता हूँ विकलांग के बारे में। अगर आप और मैं, हमारे घर में कोई डिसेबल्ड है या मतलब ब्लाइंड है तो अलग बात है, अगर नहीं है तो आपके पास अगर कोई ब्लाइंड बच्चा आ जाए आपका एकदम, तो आप घबरा जाएंगे, करूं क्या? या तो दया आएगी, दया की तो कोई जगह नहीं है इस दुनिया में, लेकिन आप उसको डील ही नहीं कर सकते। मतलब आपको समझ में नहीं आएगा मैं इसको क्या करूं, नहीं करूं, वो करूं। किस लिए? क्योंकि आपके साथ वो अगर स्कूल में पढ़ा होता है शुरू से तो आपको तो पता होता है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि वो डिसेबल्ड नहीं है, हम उससे ज्यादा डिसेबल्ड है? हम उससे ज्यादा डिसेबल्ड है? तो अगर वो हमारे साथ शुरू से स्कूल में पढ़ता है तो ये हमें बहुत बड़ा गेन होगा कि हम किस तरीके से इस सिचुएशन में, और कल हमारे साथ कुछ होता है तो हम किस तरीके से उसको हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही एक मोटे तौर पे बात है। और 5 मिनट में मैं आपको राइट टू हेल्थ की बात भी बताता हूँ, क्योंकि राइट टू एजुकेशन तो एक तरीके से कानूनी अधिकार बन गया है, लेकिन राइट टू हेल्थ जो है वो आज भी कानूनी अधिकार नहीं है। और जैसे आपको मैंने बताया प्राइवेट स्कूलों के अंदर मैंने प्राइवेट स्कूल वालों को एक तरीके से ठोका है अच्छी तरीके से। हमारे संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 38 के अंदर कि जो अमीर और गरीब के अंदर जो इनकम गैप है ना वो सरकार को कम करने की कोशिश करनी चाहिए इस तरीके से। लेकिन कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है? अब तो पता ही नहीं है कितना लंबा हो गया है एक गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में खाई है। तो ये इस तरीके की लड़ाई हमें लड़ने की जरूरत है कि वो खाई कम हो। तो जो मैं कह रहा था कि राइट टू एजुकेशन के अंदर तो फिर भी कानून बने, लेकिन राइट टू हेल्थ के अंदर कानून नहीं बने। और उसका मैं फिर 5 मिनट में बात खत्म करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके से सवाल हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू हेल्थ जो है ना, हेल्थ का इशू स्टेट सब्जेक्ट है। जैसे एजुकेशन में भी स्टेट सब्जेक्ट जिसमें सिर्फ राज्य कानून बना सकता
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरीके के वो है। एक सूची है, 3 तरीके की सूची लिस्ट। एक यूनियन लिस्ट है, इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है। जैसे डिफेंस है, डिफेंस के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट, या फाइनेंस है सेंट्रल गवर्नमेंट। एक है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अंदर दोनों कानून बना सकते हैं, राज्य भी और सेंटर भी। और एक है हमारे पास स्टेट लिस्ट, जिसमें सिर्फ स्टेट, जैसे लॉ एंड ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई कानून बना है तो वो स्टेट बनाएगी, सेंट्रल नहीं बना सकती। तो इस तरीके से तो ये जो हेल्थ है ये स्टेट सब्जेक्ट है। और किसी भी राज्य ने इसके ऊपर कानून नहीं बनाया है, क्योंकि वो बोलते हैं हम अगर कानून बनाएंगे लोग कोर्ट चले जाएंगे तो हमारे पास पैसे नहीं है, ऐसे करते हैं। तो पूरे देश में लगभग कोई कानून नहीं है, कोडिफाइड कानून नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे फैसलों में कहा है कि जिम्मेदारी है सरकार की कि लोगों की जिंदगी को प्रिजर्व करे। मतलब कोई अगर बीमार है, मर रहा है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका ट्रीटमेंट कराए। ये कोर्ट के डिसीजंस हैं। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि 25% वाला, तो एक इसमें भी ये हुआ कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को लैंड दी हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो 2002 में वो केस भी हमने 2002 में डाला था, और उसमें नवंबर में ही हमें ऑर्डर मिल गया था। एक नवंबर से ही शुरू हो गया था। और उस वक्त हमें ये भी नहीं पता था कि कौन, मतलब एग्जैक्टली 2, 4, 5, 10, 11 की लिस्ट थी, 11 हॉस्पिटल्स की। इसके अलावा हमें पता भी नहीं था कि कौन से, क्योंकि जिन्होंने जमीनें दी वो जमीन दे के भूल गए, जो लेने वाले थे उनको पता था कि कुछ होना नहीं है, लेकिन हम जग गए कहीं, और हमने लोगों को भी जगा दिया, सरकार को भी जगा दिया। तो उसके बाद जब कोर्ट ने ऑर्डर करा, और उसमें भी काफी जद्दोजहद उन्होंने करी। लेकिन आप देखिए कि आज कम से कम दिल्ली के अंदर 61 प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, सब टॉप हॉस्पिटल, 40 वगैरह सारे टॉप। और जो ये हॉस्पिटल्स हैं उनमें आज उसमें ये कानून है कि 10% जितने भी बेड है उनके पास 10% गरीब लोगों को बेड देने पड़ेंगे, और 25% ओपीडी फ्री देनी पड़ेगी। तो आज वहाँ पर 950 के करीब दिल्ली में बेड है। और जिस वक्त 2002 और 3 और 4 के अंदर जब ऑर्डर हुए थे, उस वक्त सारे बेड खाली थे। तो हम जैसे आपके पास आए या दूसरी जगह गए, तो आए तो हम शिक्षा में बात करने के लिए, लेकिन हमने उनको बताया कि देखो, जब शिक्षा का कार्यक्रम खत्म हो गया तो हमने उनको बताया देखो कि ऐसे दिल्ली के अंदर हमारे पास वीआईपी हॉस्पिटल्स के अंदर इतने बेड खाली पड़े हुए हैं, मतलब बेड खाली, आ जाओ आपका इलाज कराएंगे। तो लोग फिर शिक्षा की बात भूल भाल गए, और वो अपनी प्रॉब्लम जो है हेल्थ वाली, और उसके बाद हजारों लोग मेरे पास दिल्ली में आया। इतने सालों में आप समझ लो 2003-4 से आज तक हजारों लोगों का। और उसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कितना भी पैसा खर्च हो, दवाई सब फ्री, ओपीडी में भी दवाई फ्री। और जब एडमिट होगा तो सारा इलाज, चाहे कई केसेस में तो 1-1 करोड़ रुपए का बिल हमने देखा, इसको उसने नहीं देना है। और उसमें आप इमेजिन करके देखो ना, एक और इमेजिन करके देखो कि एक झुग्गी में रहने वाला व्यक्ति जो बिल्कुल ये समझ गया कि मैं मर गया हूँ, मुझे कुछ नहीं, मतलब हो नहीं सकता, अस्पतालों में धक्के खा के सरकारी, और वो एक वीआईपी हॉस्पिटल में जाता है, और वहां पर उसको नर्स भी सर बोलती है, बिस्तर पे उसका दूसरे की तरह खाना आता है, कोई पैसा उससे चार्ज, इवन कई जगह हमने ये भी देखा कि उसके जो परिवार के लोग हैं उनको भी वो खाना दे देते हैं, मतलब इसी इज्जत से बात करते हैं। और फिर उसके बाद क्या होगा कि उसका 50 लाख का बिल या 25 लाख का बिल या 15 लाख का बिल उसको देते हैं, उसमें 0 लिखा होता है आगे, देना नहीं है, बिल देते हैं। तो वो क्या होता है, जैसे गांव से आया, हमारे बिहार से बहुत लोगों का इलाज कराया मैंने, अभी कल परसों भी एक लेडी का ऑपरेशन कराया एक हॉस्पिटल के अंदर, डॉली करके, और मुझे लिखा कि मेरा ऑपरेशन हो गया है। मैंने कहा तू जा बिहार वापिस, हो गया तो, क्योंकि वो बिहार से आई हुई थी, 2 महीने से आई हुई थी, 2 महीने से तो रुकी हुई थी यहाँ पे। तो मैं जाऊँ कैसे, मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, तो अब तो गलत ही चला, अब तो तेरा हो गया, तो शी विल बी हैप्पी। तो ऐसे हजारों लोगों का मतलब इलाज कराया है। और आज शायद मुझे लोग कई जगह एजुकेशन से कम और हेल्थ से ज़्यादा
करते हैं, तो वो जो जब वो बिल उसको 10 लाख 20 लाख का मिलता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब मरता हुआ आया और ठीक हो गया, तो वो पूरे पूरे गांव के अंदर शोर मचा देता है? कि देखो मैं गया था वहां पे, ऐसे हुआ, नर्स ने मेरे को सर बोला और ऐसे खाना मेरा आता था और ये था वो था। तो ये होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हर एक व्यक्ति चाहे वो गरीब है या कुछ है, उसको उसी तरीके से क्वालिटी हेल्थ मिले, लेकिन वो तो सीमा है ना 10%। 950 बेड है इस देश में, 950 फ्री बेड से तो पूरे देश की समस्या हल नहीं होनी। फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट सिस्टम में जाओगे, तो गवर्नमेंट सिस्टम क्या है वो सब लोग जानते हैं आप। कल भी एक किसी का फोन आया था, वो मेरे को कह रहा था कि एक सीरियस पेशेंट है कुछ, मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से बात करी है, तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है हम एडमिट तो कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं कर सकते इसका केयर होगा यहाँ पे। एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर बोल रहा है उसको, तो वो मुझे यही कह रहा था कि कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है इसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो ये एक मतलब हर एक देश के अंदर कम से कम हेल्थ और एजुकेशन जो है वो फ्री होनी चाहिए, टोटल फ्री होनी चाहिए, एट ऑल लेवल, टू ऑल पीपल। क्यूबा एक कंट्री, क्यूबा का नाम सुना है किसी ने? क्यूबा एक कंट्री है, छोटा सा कंट्री है, मेरे ख्याल से दिल्ली जितनी पॉपुलेशन भी नहीं है उसकी, और वहां पर 160 व्यक्तियों के ऊपर एक डॉक्टर है, और वहां पर हेल्थ और एजुकेशन एट ऑल लेवल, टू ऑल पीपल। डॉक्टर भी वहां बगैर 1 रुपया खर्च करे डॉक्टर बनता है वहां पे। ऐसा हमारे देश में नहीं होना चाहिए, जहाँ 70-75% जनता जो है वो लगभग बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के करीब है? अब हम कल भी हम गए, एक झोपड़ी क्या दिखा रही है ये? अच्छी थी, खूबसूरत थी, बहुत सारी पेंट किया हुआ था, बड़ी खूबसूरत सी झोपड़ियाँ थी लोगों की, कल हमने देखी है, बहुत मेहनत करी थी उसके ऊपर, लेकिन बट वो क्या गरीबी तो दिखा रही है ना, है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके पैर में चप्पल तक नहीं है। कल हमने कितने लोग बच्चों को देखा, और अपने वो स्कूल में जो है आके अपने थैले में से अपना वो निकालते हैं पन्नी, फिर वो बिछाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठते हैं। आप लोगों में तो भी ऐसे ही हुआ होगा, बहुत सारे लोगों में। तो जब आप लोगों के साथ हुआ है, तो आप लोगों के दिल में तो कहीं दर्द होनी चाहिए ना, कोई ज्वालामुखी होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए बदलने की। हम तो उस स्टेज से निकल गए, लेकिन अब हम अगर मुड़ के देखें तो हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो हेल्थ की जो है ना ये भी पोजीशन है, तो लोगों का अधिकार है, तो हमारा